इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। लेकर आ गए हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार। हमारा आपसे वादा है कि यूपी और पंजाब इलेक्शन की कोई खबर नहीं छूटेगी। तो बिना देर की आज की 3 बड़ी हेडलाइंस के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी की ये सबसे बड़ी खबर अब होगी आपके सामने, क्योंकि यूपी का पॉलिटिकल सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। पिछले 15 दिनों से जारी मंथन के बाद ए.के. शर्मा को मिली है बड़ी जिम्मेदारी और प्रदेश बीजेपी में बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। यूपी का नया कास्ट इक्वेशन क्या है, एक एक डिटेल होगी आपके सामने। साथ ही दूसरी बड़ी खबर, राम और मुसलमान के नाम पर पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स फेल हो गई है। लोनी कांड का मुख्य आरोपी उमैद पहलवान इदरसी जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस को क्या क्या बताया, एक एक डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से ही है, जहां कैप्टन अमरिंदर एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और दिल्ली आने से पहले अमरिंदर के सामने कैसा चैलेंज है, अकाली दल ने कैप्टन पर लगाए कैसे आरोप, होगी डिटेल्स आपके सामने। लेकिन यूपी का ये सबसे बड़ा सस्पेंस, जैसा कि आपको बताया, आज खत्म हो चुका है। उसकी डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि संगठन में बदलाव और योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। यूपी में योगी की चुनाव टीम पूरी तरह से अब तैयार है। ए.के. शर्मा का ट्वीट आपके सामने। ए.के. शर्मा को आज यूपी प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और अब से कुछ ही देर पहले उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय एवं राज्य नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता मित्रों के सहयोग से समाज, प्रदेश और देश की सेवा मैं करता रहूंगा। अब जान लीजिए कि आखिर कौन है ए.के. शर्मा, क्योंकि ये जानना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि ए.के. शर्मा अब क्या करेंगे। ए.के. शर्मा है कौन? अब यूपी बीजेपी संगठन का वो कामकाज देखेंगे और साथ ही बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है आने वाले चुनाव के तहत, क्योंकि यूपी प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष वो बनाए गए हैं और स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही चुनाव की तैयारियों का भी वो लगातार जायजा लेते रहेंगे। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी ए.के. शर्मा को, संगठन को लेकर सीधे दिल्ली वो रिपोर्ट करा करेंगे, क्योंकि फिलहाल योगी सरकार में मंत्री बनने का अब चांस नहीं है। इसलिए यह कहना सही है कि चुनाव जीते तो ए.के. शर्मा बड़ा ओहदा भी पा सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात, 2022 में ए.के. शर्मा डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश बीजेपी में नेता तो कई हैं, लेकिन ए.के. शर्मा इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये मैं अब आपको बताती हूं। ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद आईएएस ऑफिसर रहे हैं। 2001 से 2020 यानी 19 साल तक मोदी के साथ उन्होंने काम किया है। और ये भी बता दें कि महू में पैदा हुए ए.के. शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ए.के. शर्मा ने ही मोदी के साथ गुजरात सीएमओ में भी काम किया और दिल्ली आए तो ए.के. शर्मा को पीएमओ में भी बुला लिया गया। यानी मोदी के आई और ईयर यानी आंख और कान के रूप में ए.के. शर्मा जाने जाते हैं। हालांकि रिटायरमेंट से पहले मोदी ने ए.के. शर्मा को वीआरएस भी दिलवा दिया और मोदी के कहने पर ही ए.के. शर्मा लखनऊ गए और एमएलसी भी बनाए गए। वाराणसी में कोरोना मैनेजमेंट का काम भी इनकी देखरेख में ही हुआ था और अब ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश में चुनाव का काम देखेंगे। और हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जैसा कि मैंने कहा, ये समझना जानना जरूरी है, ए.के. शर्मा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और यूपी चुनाव में उनका रोल क्या होगा? सुरभि, चुनावी साल में संगठन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको संगठन के आधार पर ही चुनाव में जाना होता है और जीत दर्ज करनी होती है। ऐसी स्थिति में ए.के. शर्मा, जो कि एक पूर्व नौकरशाह हैं, बेहद ईमानदार रहे हैं, शायद चली रही और चीजों को देखने का जो उनका तरीका है, जो नजरिया है, ग्राउंड से जो फीडबैक लेते हैं, वो बहुत गैर राजनीतिक फीडबैक लेते हैं, यानी अपॉलिटिकल फीडबैक जिसे कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड रिपोर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचा पाएंगे ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। और ये कोरोना के मामले में हमने देखा कि किस प्रकार से न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल में उन्होंने ग्राउंड किया। तो उस कार्य संगठन की जिम्मेदारी के द्वारा। सबसे गौर करने वाली बात यह भी थी देवेंद्र की उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 हफ्तों से जो राजनीतिक सरगर्मियां चल रही थी, क्या ये भी माने कि अब उन सब पर भी विराम लग गया? यह निश्चित तौर पर सुरभि, और उसमें कपोल कल्पना ज्यादा थी। जो बात कही जाती थी कि प्रदेश का नेतृत्व बदला जा सकता है या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, ये चीजें तय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव में जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बने रहेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा तो 15 जुलाई से बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं होना है। उसका पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है।
चलिए, तो बड़ी बातें देवेंद्र ने बताई हैं। हालांकि ए.के. शर्मा पूर्व IAS ऑफिसर हैं और मोदी के काम करने के तरीके को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि देवेंद्र भी बता रहे थे। लेकिन जाति से ए.के. शर्मा बता दें भूमिहार हैं और इस जाति का पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दबदबा है। अब लखनऊ में ही आज एक और बड़ी बात हुई है। ये बता दें आपको कि जितिन प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ से अब मुलाकात की है। इस मुलाकात की एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण के रूप में बीजेपी में शामिल किए गए हैं, ब्राह्मण चेहरे के रूप में वो शामिल किए गए हैं और भूमिहार है ए.के. शर्मा, तो इस पर पूरी तरह से फोकस है। स्वर्ण समुदाय के इन दो चेहरों को साध कर ही अब योगी आदित्यनाथ फील्ड में निकल गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये टारगेट पूरी तरह से क्लियर है कि 2022 का चुनाव योगी को हर हाल में जीतना ही है। लेकिन जितिन प्रसाद जिनकी हम बात कर रहे हैं, जितिन प्रसाद दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज बीजेपी नेता के रूप में पहली बार वो लखनऊ पहुंचे और ये वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये पहले तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि योगी से मुलाकात से पहले ही जितिन प्रसाद यूपी बीजेपी के ऑफिस भी गए थे और जितिन प्रसाद के साथ ब्राह्मण चेतना परिषद के सैकड़ों लोग बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और जितिन प्रसाद के लिए उन्होंने यहां नारे लगाए। यूपी चुनाव के लिए ये तस्वीरें बहुत खास हैं, इसलिए इन तस्वीरों पर जरा गौर करिए। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी नेता है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंच पर हैं और उनके साथ जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण नेता है और यहां ये तस्वीरें भी मायने रखती हैं, क्योंकि यहां उनके समर्थन में भी लगातार नारे लग रहे थे। जितिन प्रसाद को ये लगता है कि यूपी बीजेपी में जल्दी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भारी उत्साह है हमारे समर्थकों में और ये जो मैंने निर्णय लिया ये जन भावनाओं की इच्छा के अनुसार लिया है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे कार्यकर्ता और जहाँ से मैं आता हूँ खासतौर से भारी उत्साह है और क्योंकि पार्टी में मजबूत सशक्त संगठन भी है, नेतृत्व भी है, दिशा भी स्पष्ट है। तो जो ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है कि नीतियों पर निर्णय और क्रियान्वयन उसमें संगठन और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेके ही किया जाता है और एकमात्र पार्टी है देश में आज जो ये करती है, जहां कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और मेहनत के आधार पे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का नेता उमेद पहलवान इदरिसी आज जमीन पर आ गया है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की उसकी साजिशें धरी की धरी रह गई हैं। अब गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में आए उमेद की ये तस्वीर आपके सामने है, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के लोनी से लेकर बुलंदशहर के अनूप शहर तक यूपी पुलिस की 5 टीमें लगातार उमेद की तलाश में थी और वो दिल्ली में मिला है और गाजियाबाद पुलिस की टीम ने उमेद पहलवान को LNJP हॉस्पिटल के पास से पकड़ा। अब जो गिरफ्त में है उनकी ये तस्वीर आपके सामने और उमेद को आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच की ने उमेद को आज पकड़ा है। और अब्दुल समद पिटाई के केस में आप जानते हैं कि उमेद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, साथ ही दंगे की साजिश रचने के भी आरोप हैं और उमेद ने ही अब्दुल समद की पिटाई के बाद उसके साथ फेसबुक पर लाइव किया था, पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया था। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं और इन सभी से पूछताछ में इन्होंने घटनाक्रम की पुष्टि करी है। जो सीक्वेंस इन्होंने बताया है वो मैचिंग है और हम पहले भी बता चुके हैं कि मारपीट में जो एक्यूज्ड हैं वो अपरिचित नहीं थे, पीड़ित से परिचित थे और मारपीट का घटनास्थल इस्टेब्लिश्ड है कि वो मुख्य एक्यूज जो प्रवेश गुजर था उसी के घर पर ये घटनाक्रम हुआ। तो हमने पता किया कि कौन कौन इस घटना में शामिल थे, तो उसी के क्रम में आज ये 10वीं गिरफ्तारी हमने इस मारपीट वाले प्रकरण में कर ली है। मारपीट की एक घटना हुई है, घटना के लिए जो लोग दोषी हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन्होंने धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया उन पर FIR लिख के उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जान लीजिए उमेद पहलवान पर आखिर आरोप क्या क्या लगे हैं और IPC के सेक्शन 153A के तहत ये आरोप लगाया गया है, जो कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाने, और उस पर सजा क्या है ये भी जान लीजिए। 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों संभव है, क्योंकि IPC से ही कनेक्शन 295A का क्या है ये भी जान लीजिए। जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना 2 साल की कैद या जुर्माना और साथ ही 504 में शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, जिसमें 2 साल की सजा या कैद भी संभव है। सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान भी दिया गया है। 3
साल की कैद या जुर्माना इसमें हो सकता है। और साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट को जिस तरीके से प्रसारित किया गया, माहौल को खराब करने की जो कोशिश की गई 67 के तहत, उस पर एक्शन हो सकता है। और साथ ही 5 साल की कैद, अगर दोबारा ऐसा किया जाता है तो 5 साल की कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन लोनी कांड में सभी 11 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उसकी डिटेल अब आपके सामने। 11 आरोपी यहां पर पकड़े जा चुके हैं, एक जबकि पहले से ही जेल में था। लेकिन अब परवेश गुज्जर, आदिल, अभय उर्फ कल्लू, इंतजार, सद्दाम, अनस, इसके अलावा मुशाहिद, हिमांशु, शावेज, गुलशन और उम्मेद पहलवान इदरिसी, अब इन पर शिकंजा कसा जा चुका है। आपको बता दें, इनमें से जो परवेश गुज्जर है वो पहले से ही जेल में है और पुलिस वहीं उससे पूछताछ भी करने वाली है। लेकिन उम्मेद पहलवान इदरिसी की गिरफ्तारी का मतलब क्या है? हम इस स्टोरी पर पिछले हफ्ते से ही काम कर रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स ने भी इसकी तह तक जाकर इन्वेस्टिगेशन भी की है। ये जानना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के इस नेता ने किस तरीके से ये बड़ी साजिश रची थी, क्योंकि यहां राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था और राम के नाम को कैसे बदनाम किया गया, ये अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। और इस क्राइम को कैसे कम्युनल एंगल दिया गया, फेसबुक लाइव किए गए, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई, कम्युनल एंगल दिया गया। हालांकि ये ताबीज का झगड़ा था, लेकिन इसका एंगल बदलकर हिंदू मुसलमान कर दिया गया और कोशिश यही थी कि बड़ा मैसेज उन मुसलमानों तक जाए जिसके जरिए माहौल को बिगाड़ा जा सके, यानी मुसलमानों को भड़काया गया। आज उम्मेद पहलवान इदरिसी की गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दंगों की ये जो टूल किट है जिसको लेकर इंडिया टीवी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये समझने के लिए कि आखिर चुनाव से पहले रची गई इस साजिश का मतलब क्या है, कैसी थी इनकी प्लानिंग कि पश्चिमी यूपी में माहौल को कैसे खराब किया जाए। एक बात यहां तय हो चुकी है कि इस बार यूपी चुनाव का नैरेटिव पश्चिमी यूपी से ही तय होने वाला है और यहां कुल 10 जिले ऐसे आते हैं, वही डिटेल इस वक्त आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद में दंगे की ये साजिश रची गई थी और इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर मुसलमान वोटर सबसे ज्यादा हैं। पश्चिमी यूपी की ओवरऑल बात करें तो 30% है यहां पर मुसलमान वेटेज, जबकि गाजियाबाद में मुस्लिम वोटर 5 लाख से भी ज्यादा है, जो कि करीब 33% तक है। और इसी मुस्लिम वोट पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की भी नजर है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसीलिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मुसलमानों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यूपी में अब बीजेपी की टीम पूरी तरह से लेकिन तैयार हो चुकी है। अब डिटेल आपके सामने होगी योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दिमाग में जो चल रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। 2022 कैसे अचीव करना है ये अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो पूरा फॉर्मूला आज पेश किया गया है उससे ये तैयारी साफ हो चुकी है कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की 3rd वेव को हराने की चुनौती स्वीकार करी है और उनकी पूरी प्लानिंग क्या है ये अब जान लीजिए। उन्होंने आज ये बात खुद सामने रखी है कि कोरोना की 3rd वेव को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसी को लेकर ये प्लानिंग की गई है। 3rd वेव के लिए योगी ने 4 चरणों की ये रणनीति बनाई है, जिसमें स्वच्छता पर फोकस है, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग पर फोकस है, साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस है, मेडिसिन किट्स को कैसे लोगों के घर घर तक पहुंचाना है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और कोई भी लापरवाही यहां पर नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अगर किसी ने लापरवाही की तो कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। और वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये रणनीति आज खुद योगी आदित्यनाथ ने बताई है। और योगी आदित्यनाथ आखिर इतने फास्ट हैं क्यों, इसके पीछे की एक पूरी कैलकुलेशन है। अब वो कैलकुलेशन भी आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि अगर अक्टूबर नवंबर में कोरोना की ये 3rd वेव आ रही है, जो कि आशंका जाहिर की गई है, इसका सीधा असर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। और इसी वजह से फरवरी और मार्च में होने की जो इलेक्शंस की संभावना है उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ कोई चूक नहीं करना चाहते, इसलिए इस पूरी प्लानिंग के तहत एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। और इस फॉर्मूले की जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कोरोना की ये जो तीसरी लहर की आशंका है, इसीलिए 4 चरणों में ये रणनीति बनाई गई है, जिसमें सारा फोकस सैनिटाइजेशन पर होगा, स्वच्छता पर होगा, फॉगिंग पर होगा। इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचाया जा सके। 2020 से ये सब कुछ चल रहा है, सर्विलांस को और मजबूत करने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि हम जानते हैं कि एम्बुलेंस 102 की व्यवस्था को भी और ठीक करने की बात योगी पहले भी कह चुके हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए इसे कैसे उपयोग में लाया जाए इसकी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। और साथ ही डोर टू डोर सर्वे का प्रोग्राम भी 25 जून से ही शुरू किया जा चुका है और बच्चों के
लिए मेडिसिन किट्स की भी व्यवस्था की यहाँ बात की जा रही है। तो पूरा फोकस है कि लोगों तक किस तरह से ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके और इसके लिए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि विधानसभा स्तर पर कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस कोऑर्डिनेशन के जरिए ही कोशिश की जाएगी कि सभी मेडिसिन किट्स को भी लोगों के घर तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि जहां पर भी सिम्टम्स हैं, लक्षण युक्त व्यक्ति को अगर मेडिसिन किट पहुंचा दी जाती है तो उससे बचा भी जा सकता है, सीरियस कंडीशन से बचा जा सकता है। और ये कोशिश है कि जहां बच्चों की बात हो रही है तो पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है, आईसीयू भी जल्द तैयार करने की बात की जा रही है। हालांकि 4.5 लाख वैक्सीन को हर रोज प्रतिदिन 6 लाख करने का टारगेट भी 1 जुलाई से 12 लाख क्षमता की बात कही जा रही है। वैक्सीनेशन में क्वालिटी के साथ साथ कोई समझौता नहीं होगा, इस बात पर योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी तरफ से और क्या क्या कहा गया, सुनिए। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था। ऐसी शरारत कहीं न होने पाए। और पंजाब में क्या है कैप्टन की नई कंट्रोवर्सी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।